एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जो कि क्या है, जो कि है क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस का अपना जो चैप्टर है चुनावी राजनीति, उसका 15 मिनट वाला क्विक रिवीजन। मात्र 15 मिनट में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो ये पूरा चैप्टर कई सारे पार्ट्स में विद सॉल्यूशन हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां पे भी जाके आप डायरेक्ट इस चैप्टर का पूरा अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं 15 मिनट में इस चैप्टर का पूरा रिवीजन। चलिए तो सबसे पहले बात करें हम चुनाव की कि चुनाव क्या होते हैं। तो चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग होता है। लोकतंत्र की कल्पना जो है बिना चुनाव के नहीं करी जा सकती। क्यों नहीं करी जा सकती लोकतंत्र की कल्पना बिना चुनाव के? क्योंकि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में जनता के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो चुनाव होने के लिए किसका जरूरी है? लोकतंत्र का होना जरूरी है। और लोकतंत्र के लिए किसका होना जरूरी है? लोकतंत्र के लिए चुनावों का होना जरूरी है। यानी कि दोनों चीजें, लोकतंत्र और चुनाव, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इतनी बात आ गई समझ में? चलिए तो क्योंकि चुनावों के माध्यम से ही लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं ताकि सरकार का गठन हो और बाकी कामकाज हो। चुनाव के माध्यम से ही जो है हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुन सकते हैं और चुनाव के माध्यम से ही हम जनप्रतिनिधियों को चुन के जनता की भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में बढ़ा के लोकतंत्र को कायम रख सकते हैं। इतनी बात हो गई कि चुनाव और लोकतंत्र का रिश्ता किस तरीके से हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करें हम चुनाव के प्रकारों की। तो चुनाव आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है आम चुनाव और दूसरा प्रकार होता है उपचुनाव। तो आम चुनाव में क्या होता है? आम चुनाव जो होते हैं प्रत्येक 5 साल बाद होते हैं। हर 5 साल की अवधि पूर्ण होने पर चुनाव संपन्न कराए जाते हैं और 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाला चुनाव क्या कहलाता है? आम चुनाव कहलाता है। यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव जो प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर होते हैं, उन्हें आम चुनाव के माध्यम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें दूसरे प्रकार की, तो दूसरा प्रकार है उपचुनाव। उपचुनाव कैसे होते हैं कि किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए चुनाव क्या कहलाता है? उपचुनाव कहलाता है। यानी कि किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की सीट खाली हो जाए। सीट खाली कैसे हो सकती है? या तो वह व्यक्ति इस्तीफा दे दे या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उस सीट को भरने के लिए उपचुनाव किया जाता है। ये हो गए चुनाव के प्रकारों की बातें। अब बात करें कि लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी और न्यूनतम शर्तें क्या हो सकती हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव संपन्न कराने की क्या महत्वपूर्ण शर्तें हैं? ये जो है आपके लघुत्तरीय प्रश्न की दृष्टि से हम अगर इसको देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधा आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या बन सकता है? सीधा लघुत्तरीय क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ध्यान देना कि हर किसी को मताधिकार हो, चुनावों में विकल्प उपलब्ध हों, यानी कि कई सारे प्रतिनिधि खड़े हों, तब तो जनता के पास ऑप्शन होंगे कि हम किस प्रतिनिधि को अपना वोट दें। उसके बाद देखें कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर हो, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष पर हो। उसके बाद देखें कि चुनाव वास्तविक रूप से संपन्न कराए जाएं। उसके बाद देखें कि चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराए जाएं। क्लियर हो गई इतनी बातें कि लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या क्या होती हैं। ये सीधा क्वेश्चन आपसे लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है। चलिए निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की बात करें कि किन किन चरणों में निर्वाचन प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। सबसे पहले जो है चुनावों की घोषणा करी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा कि अब चुनाव देश में होने वाले हैं। उसके बाद प्रत्याशियों का चयन करा जाता है। अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी वाले शीर्ष नेता जो हैं प्रत्याशियों का चयन करते हैं। उसके बाद हर एक उम्मीदवार से नामांकन पत्र भरवाया जाता है। उसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाता है।
उसके बाद हम देखें कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करना। अब अलग अलग राजनीतिक पार्टी जो है अपने अपने घोषणा पत्र जारी करती है कि अगर हम चुनाव जीते, अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। एक तरीके से तो चुनावी एजेंडों की घोषणा करते हैं। उसके बाद जो है आचार संहिता की बारी आती है। देश में चुनाव के दौरान आचार संहिता लगाई जाती है ताकि चुनाव विधिवत ढंग से संपन्न कराए जाएं। उसके बाद चुनाव अभियान चालू हो जाते हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टी जो है अपने अपने चुनाव अभियान चालू कर देती है। उसके बाद देखें कि मतदान और मतों की गणना होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इतना तो ठीक है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचना है अपन को। चुनाव के नतीजे की घोषणा से पहले क्या होगा? घोषणा तो बाद में होगी, लेकिन पेपर देने का समय आ गया है। किसका? राजनीतिक दलों का। पेपर कैसे देंगे भाई? मतदान होगा और मतों की गणना होगी। मतों की गणना यानी कि पेपर की जांच हो रही है। इतनी प्रक्रिया तो उनने कर ली। ये तो जो है सब चुनाव की तैयारियां हो गई हैं, लेकिन असली चुनाव किस दिन होगा? जिस दिन मतदान होगा। और उसके बाद देखें तो मतों की गणना, फिर उसके बाद मतदान और मतों की गणना के बाद सबसे इंपॉर्टेंट दिन आता है परिणामों की घोषणा का, यानी कि चुनावी नतीजों का, कि किस पार्टी की सत्ता जो है आगे जाके सरकार चलाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखें, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की बात करें। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो प्रतिस्पर्धा के बिना, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता या कंपटीशन एक ही बात होती है। तो प्रतिस्पर्धा के बिना चुनाव जो है अर्थहीन हो जाएगा। यानी कि अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो चुनाव किसके बीच में होगा? चुनाव किसके बीच में होता है? एक से ज्यादा के बीच में होता है, यानी कि दो या दो से अधिक के बीच में चुनाव संपन्न कराया जाता है। और जब दो या दो से अधिक के बीच चुनाव की बात आए, सिलेक्शन की बात आए, तो वहां क्या उत्पन्न होती है? वहां प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता या कंपटीशन राइज होता है। क्लियर हो गई बात? तो प्रतिस्पर्धा के बिना जो है चुनाव अर्थहीन हो जाएगा, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तब होती है जब विभिन्न राजनीतिक दल विश्वास हासिल करने और अंततः मतदाताओं का वोट हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। भाई प्रतिस्पर्धा क्यों हो रही? क्योंकि हर पार्टी जो है जीतना चाहती है, हर पार्टी जो है मतदाताओं का वोट हासिल करना चाहती है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब चलते हैं आगे। अपन ने जान लिया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या होती है। अब देखें हम कि इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या चुनावी प्रतियोगिता के दोष क्या हैं और गुण क्या हैं। तो सबसे पहले हम दोष को जान लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो है सीधा पूछा जा सकता है, या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या है, इसके गुण एवं दोष बताइए। तो सबसे पहले हम इसके दोषों की चर्चा कर लेते हैं। तो चुनावी प्रतियोगिता जो है हर इलाके में एकता और गुटबाजी और पार्टी राजनीति की भावना पैदा कर देती है। दूसरा दोष क्या है? दूसरा दोष ये है कि विभिन्न राजनीतिक दल और उम्मीदवार अक्सर चुनाव जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग जैसी गंदी चाल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा दोष क्या है? तीसरा दोष है चुनावी लड़ाई जीतने का दबाव। हर एक को चुनावी लड़ाई जीतनी है तो उसका जो प्रेशर है, उसका दबाव उपयोगी दीर्घकालीन नीतियां बनाने की अनुमति नहीं देता है। चुनावी राजनीति जीतने का दबाव जो है लंबे समय तक चलने वाली नीतियों को नहीं पनपने देता। प्रतियोगिता जो है, अगला पॉइंट देखें कि प्रतियोगिता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में घसीटे जाने के विचार की ओर ले जाती है। इसलिए अच्छे लोग प्रवेश नहीं करते हैं और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो राजनीतिक प्रतियोगिता एक ऐसी चीज है जिसमें जो है कुछ अस्वस्थ कारक भी जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से अच्छे लोग जो वास्तव में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपन चुनावी प्रतियोगिता के गुण की तरफ। तो देखें कि पहला गुण क्या है कि राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है। क्या? चुनावी प्रतियोगिता जो है राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है। दूसरा गुण है कि अगर वे अपने काम से मतदाताओं को संतुष्ट कर सकते हैं तो वो फिर से जीतने में सक्षम होंगे। तीसरे गुण की बात करें कि यदि कोई राजनीतिक दल केवल सत्ता में रहने की इच्छा से प्रेरित होता है तो भी वह लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर होगा। उसके बाद देखें, चौथा गुण देखें कि यह मतदाताओं को सर्वश्रेष्ठ में से चुनने का विकल्प देता है।
तो ये बात हो गई किसकी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की, कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके दोष क्या होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, सीधा पूछ लिया जाएगा पहला क्वेश्चन की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या होती है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दोष बताइए, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के गुण बताइए, फिर इसका मिला के एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न बन जाएगा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या होती है, उसके गुण एवं दोषों के बारे में बताइए। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अब बढ़ते हैं आगे फटाफट से। भारत में चुनाव की बात करें तो भारत में हर 5 साल में लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है, जिसे आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। 5 साल के बाद चुने हुए सभी प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या अलग अलग अंतराल में जो है चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। अब हम बात करें लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र या सीटों का जो है किस तरीके से बंटवारा किया जाता है। तो निर्वाचन क्षेत्र या सीटों का बंटवारा जो है उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। जैसे किसी राज्य की जनसंख्या कितनी भी हो तो विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो बराबर बराबर अनुपात में जनसंख्या का आंकड़ा जो है डिवाइड कर लिया जाता है, फिर उतनी जनसंख्या के अनुपात में एक एक विधानसभा क्षेत्र निर्वाचित किया जाता है। उसी तरीके से ठीक लोकसभा के मामले में होता है कि यानी कि हर राज्य से कितनी सीटें लोकसभा के लिए होंगी, तो इसका भी जो बंटवारा है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का वो भी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, बराबर बराबर जनसंख्या के अनुपात में। तो निर्वाचन क्षेत्र या सीट की डेफिनेशन की अपन बात करें तो चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अपन मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है भारत में 543 है वर्तमान में। फिर बात करें तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र जो कि एक सफेद बॉक्स के अंदर दर्शाए गए हैं, जिनकी सीटें हैं कुल 412। तो उसमें आप देखें कि ये जो सफेद रंग का जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, सफेद रंग का क्षेत्र किसको दर्शा रहा है, सफेद रंग का क्षेत्र जो है सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों को, लोकसभा के सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शा रहा है। उसके बाद रेड बॉक्स की तरफ जाएं जो कि 84 सीटें दिखा रहा है आरक्षित अनुसूचित जाति की। तो जितना भी रेड एरिया है यहाँ पे आप देखें, लाल कलर से जो भी क्षेत्र आपको दिख रहे हैं वो किसको दर्शा रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं आरक्षित अनुसूचित जाति के 84 क्षेत्रों को। और जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है वो आरक्षित अनुसूचित जनजाति की 47 सीटों को दर्शा रहा है। तो क्लियर हो गई बात कि किस तरीके से निर्वाचन क्षेत्र जो है डिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़े, लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं, अभी अपन ने देखा 543 है। अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें हैं। उसके बाद हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर में पूछा जा सकता है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है। तो 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी नागरिक, चाहे उनकी जाति धर्म लिंग भिन्न भिन्न हो, उन्हें मत देने का अधिकार है। उसे क्या कहा जाता है, उसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। उसके बाद देखें मतदाता सूची या वोटर लिस्ट। तो मतदाता सूची या वोटर लिस्ट क्या कहलाती है, ये तो बात हो गई मतदाता की कि कौन मतदाता हो सकता है। उसके बाद बात करें मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट की, तो मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को क्या कहा जाता है, वोटर लिस्ट कहा जाता है। और उसके बाद उम्मीदवार यानी कि कौन व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, वो व्यक्ति जिसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो, तो वो क्या है, उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु है। इतनी बातें हो गई क्लियर। चलिए चुनाव आयोग के बारे में बात करें जिसकी जिम्मेदारी होती है देश में निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से चुनाव कराना। तो चुनाव आयोग भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष स्वतंत्र इकाई करती है जिसे चुनाव आयोग कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। तो चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को और राजनीतिक दलों को क्या है, दंडित करना। तीसरा अधिकार क्या है कि चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना चुनाव आयोग का काम है। उसके बाद चौथा अधिकार देखें तो सरकारी अधिकारियों को, किनको, सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी कामकाज लेना किसकी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चलते हैं आगे।
अब जानते हैं हम आचार संहिता के बारे में। क्या होती है आदर्श आचार संहिता? तो किसकी जिम्मेदारी है आचार संहिता लागू करवाने की? चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की, भारतीय निर्वाचन आयोग की। क्लियर? तो आचार संहिता के बारे में देखें, चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं। चुनाव आचार संहिता के कुछ प्रावधान चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा प्रावधान, सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा। अगला काम, चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा। यानी कि जब एक बार चुनाव की घोषणा हो गई तो उसके बाद सरकार जो है कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकती, कोई नई नीति का निर्माण नहीं कर सकती, ना ही कोई नई योजना का शिलान्यास किया जाएगा। तो ये बातें इसके बारे में हो गई। ये बातें हो गई आचार संहिता के बारे में। और आचार संहिता के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं, इतनी सारी बातें जो है आज हमने चुनावी राजनीति में करी, जो कि हमने आज क्या देखा, 15 मिनट का क्विक रिवीजन देखा। ऐसा ही 15 मिनट का क्विक रिवीजन हर चैप्टर का आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि एग्जाम के पर्पस से कौन कौन से पॉइंट हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो चुनावी राजनीति से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो है पूरा का पूरा चैप्टर विद सॉल्यूशंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक में अवेलेबल है। साथ ही साथ आप इसको हमारी प्लेलिस्ट में भी पूरा देख सकते हैं और पूरा इस चैप्टर का पूरी स्टडी कर सकते हैं। तो आज के सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपको क्या करना है, आपको हमारे हर सेशन से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से जुड़े रहना है। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको कुछ टॉप कोर्सेज जो कि इस तरीके से हैं। अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही हर वीडियोस को देखने के लिए, मैग्नेट ब्रेन से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।